गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु, जिसमें अपन धातुओं के शुद्धिकरण के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट अपन ने किया था थर्मेट अभिक्रिया। थर्मेट अभिक्रिया में क्या था बच्चों, आयरन के जो ऑक्साइड थे उनको एल्यूमिनियम के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो आयरन जो है वो गलित अवस्था में प्राप्त होता है, जिसे थर्मेट अभिक्रिया कहते हैं। अब देखेंगे थर्मेट अभिक्रिया के उपयोग। थर्मेट अभिक्रिया के उपयोग। थर्मेट अभिक्रिया के उपयोग। तो देखो, पहला उपयोग बच्चों, टूटी हुई रेल की पटरियों को जोड़ने में। टूटी हुई रेल की पटरियों को जोड़ने में। टूटी हुई रेल की पटरियों को जोड़ने में कैसे? मतलब रेल की पटरियों की जो दरार होती है बीच में, उन दरारों को, बारीक दरारों को इनके द्वारा देखकर उनमें ये द्रव भर दिया जाता है, आयरन का लिक्विड, ये रिएक्शन के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि गलत अवस्था में होगा तो आयरन के ऑक्साइड की रिएक्शन जो है वो एल्यूमिनियम के साथ करवाते हैं तो ये गलित अवस्था में रहता है और उसको दरारों में भर दिया जाता है। दूसरा बच्चों, मशीनरी पुर्जों में आई दरारों को भरने में। मशीनरी पुर्जों, मशीनरी पुर्जों में आई दरारों को भरने में। मशीनरी पुर्जों में आई दरारों को भरने में, जो मशीनरी जो पुर्जे होंगे उनकी दरारों को भरने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये दो इसके मुख्यतः उपयोग हैं। अब एक नोट लिखवाता हूँ बच्चों यहाँ पे। नोट है बच्चों, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है, जिसके कारण ही फेरस हमें गलित अवस्था में प्राप्त होता है। जिसके कारण ही फेरस हमें गलित अवस्था इसके कारण ही फेरस हमें गलित अवस्था में प्राप्त होता है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है,
बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जिसके कारण हमें फेरस जो है वो गलित अवस्था में यानी द्रव अवस्था में प्राप्त होता है, जिसे मशीनरी पुर्जे हुए उनकी दरारें भरने में, टूटी हुई पटरियों की रिपेयरिंग करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों धातुओं का परिष्करण। देखो बच्चों, धातुओं का शुद्धिकरण हमने पढ़ा तो उससे अपने को जो धातु प्राप्त हो रही थी वो शुद्ध धातु प्राप्त नहीं हो रही थी, प्योर धातु, उसमें भी कुछ ना कुछ मिलावटी धातुएं थी। तो अब उसका क्या करेंगे, परिष्करण मतलब शुद्धिकरण करेंगे पूरी तरह से। तो धातुओं का परिष्करण, नेक्स्ट हेडिंग। धातुओं का परिष्करण। देखो बच्चों, धातुओं का परिष्करण, तो धातुओं के परिष्करण में क्या है बच्चों, इसका जो है मुख्यतः वो लेते हैं विद्युत अपघटनीय विधि। विद्युत अपघटनीय विधि मतलब विलयन में जो है विद्युत धारा प्रवाहित करके उनका शुद्धिकरण किया जाएगा। तो धातुओं का परिष्करण, विभिन्न प्रक्रमों से प्राप्त होने वाली धातु, विभिन्न प्रक्रमों से प्राप्त होने वाली धातु विभिन्न प्रक्रमों से प्राप्त होने वाली धातु पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है। पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है। अतः इसको पूर्ण रूप से शुद्ध करने के लिए, अतः इसे पूर्ण रूप से शुद्ध करने के लिए अतः इसे पूर्ण रूप से शुद्ध करने के लिए विद्युत अपघटनीय विधि का उपयोग किया जाता है। विद्युत अपघटनीय विधि का उपयोग किया जाता है। विद्युत अपघटनीय विधि का उपयोग किया जाता है। अब ये विद्युत अपघटनीय विधि क्या है बच्चों, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बच्चों विद्युत अपघटनीय विधि। तो कोई भी पदार्थों का शुद्धिकरण करते हैं तो वो प्योर शुद्ध नहीं होता, तो उसको प्योर शुद्ध करने के लिए किसी धातु के प्योर शुद्धिकरण के लिए विद्युत अपघटनीय विधि का प्रयोग किया जाता है। और विद्युत अपघटनीय विधि में जो है बच्चों एक एनोड तथा एक कैथोड, मतलब धातु का बना एक एनोड तथा एक कैथोड होता है, जिन्हें बैटरी की सहायता से संयोजित कर दिया जाता है। और इसमें विलयन भर जब इसमें धारा का प्रवाह करवाते हैं तो कैथोड तथा एनोड पर अलग अलग रूप से धातुओं का निक्षेपण हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो एनोड पे जो है वो धातु अशुद्ध प्लेट होती है जिस पर किसी धातु का निक्षेपण होगा। ठीक, देखो बच्चों विद्युत अपघटनीय विधि, धातुओं का शुद्धिकरण सर्वप्रथम
धातुओं का शुद्धिकरण सर्वप्रथम एक बीकर में एक जिंक सल्फेट का विलयन लेते हैं। शुद्धिकरण सर्वप्रथम लिखते हैं शुद्धिकरण करने के लिए सर्वप्रथम धातुओं का शुद्धिकरण करने के लिए सर्वप्रथम एक बीकर में एक जिंक सल्फेट का विलयन लेते हैं। एक बीकर में जिंक सल्फेट का विलयन लेते हैं। बीकर में जिंक सल्फेट का विलयन लेते हैं। फिर एनोड के रूप में जिंक धातु की अशुद्ध प्लेट लेते हैं। एनोड के रूप में जिंक धातु की अशुद्ध प्लेट लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, बीकर में जिंक सल्फेट का विलयन भरेंगे। फिर एनोड के रूप में जिंक सल्फेट की एक अशुद्ध प्लेट लेते हैं और कैथोड के रूप में शुद्ध धातु की प्लेट लेते हैं। और कैथोड के रूप में शुद्ध धातु की प्लेट लेते हैं। फिर उसे विद्युत परिपथ से जोड़ देते हैं। फिर विद्युत परिपथ से जोड़ देते हैं। तो शुद्ध धातु की प्लेट लेते हैं, फिर उसे विद्युत परिपथ से जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, डायग्राम बनाता हूँ यहाँ मैं। ये तो होगी एनोड के रूप में जिंक धातु की प्लेट।
और ये हो गया विलयन जिंक सल्फेट। ठीक है बच्चों, ये बीकर है ही। और ये होगी कैथोड के रूप में शुद्ध धातु की प्लेट। कैथोड के रूप में शुद्ध धातु की प्लेट। कैथोड के रूप में शुद्ध धातु की प्लेट। ठीक है, तो आगे देखते हैं बच्चों। तो इस प्रकार ये तो होगा, इसका परिपथ बन गया। शुद्ध धातु के शुद्धिकरण के लिए सर्वप्रथम बीकर में जिंक सल्फेट का विलयन लेते हैं। फिर एनोड के रूप में जिंक धातु की अशुद्ध प्लेट लेते हैं। कौन सी प्लेट लेते हैं बच्चों? अशुद्ध प्लेट लेते हैं। और कैथोड के रूप में शुद्ध धातु की प्लेट लेते हैं। फिर उसे विद्युत परिपथ से जोड़ दिया जाता है। ये बैटरी है बच्चों, ये कुंजी है। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं बच्चों, देखो आगे। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जिंक सल्फेट का अपघटन हो जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जिंक सल्फेट का अपघटन हो जाता है। यानी ये जो जिंक सल्फेट का विलयन, इसका अपघटन होगा तो ये जिंक +2 और SO4-2 में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जिंक पर धनावेश तथा SO4 पर ऋणावेश आ जाता है, जिससे जिंक पर धनावेश व सल्फेट पर ऋणावेश आ जाता है। ठीक है बच्चों, जिससे जिंक पर धनावेश व सल्फेट पर ऋणावेश आ जाता है। जिंक कैथोड की ओर आकर्षित होता है। जिंक कैथोड की ओर आकर्षित होता है। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि ये जो है एनोड जो है वो जिंक का बना हुआ है और ये भी विलयन में भी जिंक है, तो जिंक आपस में कभी नहीं जुड़े, मतलब पॉजिटिव कभी भी आपस में नहीं जुड़ेंगे। इसलिए जिंक जो है किस ओर जाएगा? कैथोड की ओर जाएगा तथा कैथोड पर जिंक की परत बन जाती है। तथा कैथोड पर जिंक की परत बन जाती है। परत बन जाती है या परत चढ़ जाती है या बन जाती है की बात है बच्चों, परत बन जाती है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर एनोड की प्लेटें गलने लगती हैं। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर एनोड की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर एनोड की प्लेटें गलने लगती हैं। एनोड की प्लेट गलने लगती है। एनोड की प्लेट गलने लगती है तथा जिंक अलग होकर सल्फेट से क्रिया कर लेता है। तो ये जिंक जो था वो क्या होगा? अलग होगा तथा जिंक अलग होकर सल्फेट
से क्रिया कर लेता है, सल्फेट से क्रिया कर लेता है, सल्फेट से क्रिया कर लेता है। अशुद्धियाँ एनोड के नीचे एक परत का निर्माण कर लेती हैं। अशुद्धियाँ एनोड के नीचे एक परत का निर्माण कर लेती है। अशुद्धियाँ एनोड के नीचे एक परत का निर्माण कर लेती है। इस प्रकार हमें जिंक धातु कैथोड पर प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें जिंक धातु एनोड पर प्राप्त हो जाती है, सॉरी कैथोड पर। जिंक धातु कैथोड पर प्राप्त हो जाती है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, विद्युत अपघटनीय विधि क्या है। तो विद्युत अपघटनीय विधि दोबारा देख लो बच्चों, ये एक धातु की शुद्धिकरण की विधि है। इसमें क्या करते हैं, धातु का शुद्धिकरण करने के लिए सर्वप्रथम एक बीकर लेते हैं और बीकर में एक जिंक सल्फेट का विलयन भर दिया जाता है। अब बीकर में एक कैथोड एक एनोड लेते हैं, तो कैथोड जो एनोड जो है वो अशुद्ध जिंक धातु का बना होता है और जो कैथोड है वो शुद्ध धातु का बना होता है। अब कैथोड तथा एनोड को बैटरी की सहायता से संयोजित करते हैं, बैटरी तथा कुंज की सहायता से संयोजित करते हैं और इसके पश्चात जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करवाई जाती है तो जिंक सल्फेट टूटकर जिंक +2 तथा SO4-2 में परिवर्तित हो जाता है। जिंक +2 कैथोड की ओर आकर्षित होने लगता है और कैथोड की प्लेट पर निक्षेपित हो जाता है। जब परिपथ में धारा प्रवाहित होती रहती है तो जिंक सल्फेट एनोड के रूप में जिंक धातु की प्लेट धीरे धीरे पिघलने लगती है या गलने लगती है तथा विलयन में उपस्थित SO4-2 आयनों के साथ क्रिया कर वापस जिंक सल्फेट का निर्माण कर लेती है। और अशुद्धियाँ एनोड के नीचे एक परत के रूप में निर्माण कर लेती है और इस प्रकार हमें जिंक जो है वो कैथोड पर शुद्ध धातु के रूप में प्राप्त हो जाती है। उतार लो बच्चों इसको। ये दिख नहीं रहा बच्चों तो यह लिखता हूँ एनोड के रूप में, एनोड के रूप में जिंक धातु प्लेट की प्लेट, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों आगे देखते हैं। इस प्रकार धातु का शुद्धिकरण यानी परिष्करण करेंगे बच्चों, शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे विद्युत अपघटनीय विधि द्वारा। क्या है विद्युत अपघटनीय विधि? सर्वप्रथम एक बीकर लेते हैं, बीकर में जिंक सल्फेट का विलयन बढ़ते हैं। अब बीकर में कैथोड व एनोड लेते हैं जिसमें एनोड जो है वो अशुद्ध जिंक धातु का बना होता है तथा कैथोड जो है वो किसी शुद्ध धातु का बना होता है। अब विलयन में बैटरी की सहायता से
धारा प्रवाहित करवाएंगे तो जिंक सल्फेट Zn+2 तथा SO4 में परिवर्तित हो जाता है। अब जिंक सल्फेट जो है वो शुद्ध धातु की प्लेट पर जाकर निक्षेपित होने लगता है। अब कुछ समय पश्चात जब धारा प्रवाहित होती रहती है तो अशुद्ध एनोड की जिंक धातु की प्लेट जो है वो गलने लगती है और वो विलयन में उपस्थित SO4- आयनों के साथ क्रिया कर जिंक सल्फेट का निर्माण कर लेती है तथा एनोड के नीचे अशुद्धियाँ आ जाती हैं तथा अपने को कैथोड पर शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट सेटिंग है बच्चों संसारण, जो पहले भी आपको करवा दिया गया है। संसारण को सामान्य भाषा में कहते हैं जंग लगना। किसी भी पदार्थ को यदि वायु तथा नमी की उपस्थिति में छोड़ दिया जाता है तो वो संक्षारित हो जाता है, उसके ऊपर जंग आने लगे जाती है। तो जब कोई धातु अपने आसपास की जलवाष्प नमी जब कोई धातु अपने आसपास की जलवाष्प नमी व वायु के संपर्क में जलवाष्प नमी व वायु के संपर्क में आकर नष्ट होने लगती है, नष्ट होने लगती है तो उसे संसारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काले रंग की परत का चढ़ना, तांबे के पात्रों पर हरे रंग की परत का आना, का चढ़ना, ये सब क्या हो रहे हैं? संसारित हो रहे हैं बच्चों। ठीक है। उतार लो बच्चों। नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग है बच्चों इसकी, इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग, संसारण से किसी वस्तु को किस प्रकार बचाया जाए, यानी संसारण से सुरक्षा। संसारण से सुरक्षा किस प्रकार की जाए। तो देखो बच्चों, पेंट करके,
पेंट करके, किसी वस्तु के पेंट कर देंगे, कलर कर देंगे तो वो संसारित नहीं होगी। जैसे लोहे पे कलर कर दिया जाता है तो वो संसारित नहीं होता। ठीक है। दूसरा, तेल या ग्रीस लगा करके, तेल या ग्रीस लगा करके। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, क्रोमियम का लेपन करके, क्रोमियम का लेपन करके। नेक्स्ट अपन करते हैं एनोडीकरण करके, एनोडीकरण करके। नेक्स्ट, मिश्र धातु बना करके, मिश्र धातु बना कर के। नेक्स्ट, यशद लेपन करके, यशद लेपन करके। तो इस प्रकार हम किसी वस्तु को संसारित होने से बचा सकते हैं। उतार लो। अब देखो बच्चों, पेंट आप कर सकते हो, तेल आप लगा सकते हो, क्रोमियम की लेपन कर सकते हैं, लेप चढ़ा सकते हैं, एनोडीकरण कर सकते हैं। बता दिया आपको, मिश्र धातु बनाकर, मिश्र धातु बना, जैसे कांसा बना दिया। ठीक है बच्चों, कांसा एक मिश्र धातु है, पीतल एक मिश्र धातु है, प्योर धातु नहीं, ये दो धातुओं का मिश्रण होता है, तीन धातुओं का मिश्रण हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार। नेक्स्ट अपन देखते हैं बच्चों, यशद लेपन क्या है। तो यशद लेपन का मतलब है बच्चों कि लोहे पर जस्ते की परत का चढ़ना यशद लेपन कहलाता है। क्या कहलाता है? लोहे पर जस्ते की परत का चढ़ना या चढ़ाना यशद लेपन कहलाता है। लोहे पर जस्ते की परत का चढ़ाना यशद लेपन कहलाता है। लोहे पर जस्ते की परत का चढ़ाना यशद लेपन कहलाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों, मिश्र धातु या मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु या मिश्र धातु मिश्र धातु या मिश्र धातु मिश्र, जब किसी धातु को अन्य धातु या अधातु से मिलाकर बनाया जाता है। जब किसी धातु को अन्य धातु या अधातु के समांगी विलयन से मिलाकर बनाया जाता है। मिश्र धातु कहलाती है। मिश्र धातु कहलाती है। ठीक है।
जैसे कॉपर प्लस जिंक से पीतल, कॉपर प्लस जिंक ये बनाकर बनाएंगे पीतल। कॉपर प्लस एसएन बनाकर बनाएंगे कांसा, कॉपर प्लस एसएन टिन कांसा। कांसे एक थाली आती है ना, शादी ब्याह में दी जाती है। पीबी प्लस एसएन से सोल्डर, पीबी प्लस एसएन से सोल्डर। तो इस प्रकार दो या दो से अधिक धातु या अधातु मिलकर मिश्र धातुओं का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है बच्चों अम्लगम। अम्लगम अम्लगम यानी पारद को किसी धातु या अधातु के साथ मिलाया जाता है तो प्राप्त मिश्रण को अम्लगम कहते हैं। पारद मतलब पारा। पारद को किसी धातु या अधातु के साथ, पारद कोष्टक में पारा को किसी धातु या अधातु के साथ, पारद को किसी धातु या अधातु के साथ मिलाया जाता है तो प्राप्त मिश्रण को अम्लगम कहा जाता है। पारद को किसी धातु या अधातु के साथ मिलाया जाता है तो प्राप्त मिश्रण अम्लगम कहलाता है। तो प्राप्त मिश्रण अम्लगम कहलाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नोट डाल के लास्ट सोने के बारे में। अब सोना एक होता है पेवर सोना जिसे 24 कैरेट 24 कैरेट कहते हैं, और एक होता है आभूषण सोना जो 22 कैरेट होता है। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है जो लचीला होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है जो लचीला होता है। जो लचीला होता है। शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होगा और जो कैसा होगा, लचीला होता है। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है। बाईस कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है और 2 कैरेट चांदी या तांबा मिलाया जाता है, और 2 कैरेट चांदी या तांबा मिलाया जाता है। ठीक है बच्चों।
ये अपने 16 और ये आपका चैप्टर कंप्लीट है बच्चों। इसमें किसी प्रकार को डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो आप कोचिंग में संपर्क करके पहुंच सकते हैं सुबह 9 बजे पहले। ठीक है बच्चों, ओके धन्यवाद।